स्टेरिलाइजेशन रूम बनाना है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव रूम बनाना है, स्टाफ को CSSD के लिए ट्रेन करना है, सैनिटाइजेशन के लिए ट्रेन करना है, फ्यूमिगेशन के लिए ट्रेन करना है, फ्यूमिगेशन स्ट्रिप लगानी है। अच्छा, एलोपैथी में कंपैरिजन की बात करें कि कितनी देर में फ्यूमिगेट करना है, कितनी स्ट्रिप लगानी है, हम स्टाफ कहते हैं साहब बड़ा महंगा पड़ता है। सर महंगा कुछ नहीं पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देने में महंगा पड़ता है। सीख के तो वो भी आया था, उसको भी किसी ने सिखाया था, आप भी अपने स्टाफ को सिखा दो। अगर आप ट्रेनिंग देना आज शुरू करेंगे तो ये मान लीजिए आज के कुछ महीने बाद आप क्या पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर सर बहुत ट्रेन कर दिया तो भाग जाएगा। मैंने जिसको ट्रेनिंग दी मेरी टीम के अंदर, मैं उसको धक्का मारता हूं कि तू लिख रिजाइन, वो कहता साहब बाकी सब करा लो, रिजाइन नहीं लिखूंगा। यानी जो लोग मेरे साथ 8 साल से काम कर रहे हैं, मैंने भगाया नहीं, वो भाग के गए भी नहीं। उनको कोई 3 गुनी सैलरी भी ऑफर कर दे, वो जॉब छोड़ के नहीं जाते मेरे से। हाँ, कुछ लोग अगर शादियां हो जाए तो वो चले जाते हैं, है जी, नहीं वो भी नहीं जाते, वो वापस आए थे। मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपका स्टाफ आपकी पैसे से ज्यादा आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता है, आपकी ट्रेनिंग। बैठे रहो साहब, ओपीडी देखते रहो। समझदार आदमी कौन होता है? डॉक्टर बैठाता है नौकरी पर और खुद किसमें बिजी है? हाँ भाई नोट ले आ, गिन लूं। वो नोट गिनती करने बिजी है, पेशेंट देखने में बिजी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पेशेंट वो चुरा के ले जाएगा। सर पेशेंट किसी के नहीं होते, पेशेंट किसी का सगा नहीं है। आप डॉक्टर साहब आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कल डॉक्टर साहब पड़ोसी में क्लिनिक खोल लें और एक ऑफर निकाल दें, सारे मरीज इनकी जेब में। मरीज कभी किसी का सगा होता ही नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है सब पेशेंट में से जरूर पूछते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स भी, जब मैं नया डॉक्टर आया बड़ा खुश हुआ, सारे रिश्तेदार पूछे डॉक्टर साहब रिपोर्ट पढ़ के बताना, व्हाट्सएप पे भेजी, अपन ने पढ़ ली, है जी। फिर बाद में इलाज पूछो, वो तो वहां करा लिया, मेरे से क्या रखा था? मैंने पूछा मेरे से क्या था? सर ये जानना था कि आपको रिपोर्ट पढ़नी आती कि नहीं आती है। तो नए डॉक्टर थे ना, घर परिवार वाले ये टाइम पास करते हैं। सो डोंट मेक योर टाइम पास। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पेशेंट आपकी सर्विसेज अगर दूसरे से बेटर नहीं है तो छोड़ के पक्का भाग जाएगा। अब बात आती पैसे के लिए, डिस्काउंट पे कोई नहीं जाता पेशेंट, आप कितना में डिस्काउंट डाल लो। पेशेंट सिर्फ उसको इस बात से मतलब है मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं, आई नीड द बेस्ट एंड द बेस्ट सर्विसेज। और वो सर्विसेज कौन देगा? आप देंगे? नहीं, आपका स्टाफ देगा। कौन देगा? आप देंगे? बिल्कुल नहीं सर, आपका स्टाफ देगा। आप तो ओपीडी के चैम्बर में बैठे हो अंदर। थेरेपी अगर पंचकर्मा में लिख दी तो थेरेपी करनी किसने है? थेरेपिस्ट ने। आपने तो करनी नहीं है। रिसेप्शन के ऊपर डिसओरिएंटेड रिसेप्शन बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता कि मेरे डॉक्टर साहब बाल के अलावा चेहरे का इलाज करते नहीं करते, मेरे यहां क्या सर्विसेज हैं। अगर वो डिसओरिएंटेड है, अगर उसको यही नहीं पता कि टीपीए में क्या क्या पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, आपका इमरजेंसी नंबर, यही कंपैरिजन है एक एलोपैथिक सेंटर का और एक आयुर्वेदिक सेंटर का। वो बड़े नहीं है, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इंट्रोडक्शन है 100+ NABH एक्रेडिटेशन हम अब तक करवा चुके हैं। वी आर दी ओनली वन। बड़ा फक्र होता है, आयुष के डॉक्टर ने आयुष सेंटरों का 100 से ज्यादा इंपैनलमेंट कराया। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आरजीएचएस इंपैनलमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम के अंदर भी आयुर्वेदा का पैनल दिया जा रहा है। और जो लोग राजस्थान के हैं उनको बता दूं कि कंप्लीट आयुर्वेदा, पंचकर्मा, शार सूत्रा, इनफर्टिलिटी, स्किन ट्रीटमेंट, ओबेसिटी, सबका क्लेम्स रीइंबर्स होता है। 69 लाख लाभार्थी हैं राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। आयुष्मान योजना, ये उसकी कटआउट है जो गवर्नमेंट ने बोला कि जी ऑनलाइन टेलीकॉलिंग मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, रजिस्ट्रेशन यूज ईसीएचएस इंपैनलमेंट इन आयुर्वेदा। इसको बड़ा करके संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा का नाम दिखाया जाए जरा एक बार। हम दिखाते हैं ना नाम, ये रहा ना, दिस वन। संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा इज इंपैनल्ड विद ईसीएचएस एक्स कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यानी आर्मी के पैनल पे पहली बार आयुर्वेदा आया और पहली बार हम भी आए। फर्स्ट टाइम आर्मी को इंपैनलमेंट दिया गया। वंस यू हैव NABH accreditation you can apply for ECHS। अच्छा देखो एक बात और, आज में हम एज अ स्टूडेंट लर्निंग जोन में, यस और नो? तो लर्निंग जोन में क्या होता है, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की भी बात करते हैं और टीचर की भी खिंचाई करते हैं और टीचर को भी पता होता है मेरे से मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं।
तो टीचर को भी अधिकार होता है कभी कभी बातें पूछ लेने का। फाइन, और कोई एनीवन? जी, थिंकिंग स्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और रोसेगर का वाह, परिवर्तन। सर आ जाओ फिर आप सबके सामने बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है यार, और कोई एनीवन वुड लाइक टू से? रूटीन लाइफ। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। साइंटिफिक अप्रोच किसने कहा? आपने कहा? आइए। अभी देखो, मैंने आपसे कहा था चीजों को जानना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पहले आप बोलो कि महेश्वरी सर आपकी कसम खाते बुरा नहीं मानोगे। ऐसे करो, आप पांचों हम कसम खाते हैं कि कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ, क्लास को क्लास के रूप में मानेंगे यस, जरूर क्लास और इसको एंजॉय करेंगे। इसको बहुत एंजॉय करेंगे। भाई इन सबने कसम खा लिया, बाहर नहीं पकड़ेंगे मेरे को, ठीक है? पक्की बात है ना? हाँ, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था चीजों की नॉलेज होना और नॉलेज को इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बातें हैं। सर आपने क्या बताया था? डाइट मत करना, मेरी बात मान लो, डाइट का प्रूफ आपके सामने है। क्योंकि इनको पता ये करते होंगे, पक्की बात है। चीजों का ज्ञान होना और ज्ञान को इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बातें हैं। यस और नो? अच्छा देखो, अगर मान लो कोई मुझे बोले कोलगेट की ऐड करनी है और मेरे खुद के दांत खराब हो, तो मुझे ऐड में लेंगे? मैं फिर भी ले रहा हूं। और लिखने के बाद सर आप लोग, चाहूंगा कि आप पहले इसको देखें। लिखने के बाद मैंने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सिर्फ अंतर इस बात का है कि क्या आप चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, या रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। मेरा बॉडी का जो साइज था, मेरा बॉडी का जो कमर का साइज था 47 इंचेस था, और मेरा बॉडी वेट 96 था, और फैट परसेंटेज 40 थी, 40% फैट परसेंटेज। और आज मेरी फैट परसेंटेज 17 है। उस टाइम मेरी बायोलॉजिकल एज, मतलब मैं था उस समय 38 साल का, और मेरी बायोलॉजिकल एज, और होती है ना वो जो आप कैलकुलेट करते हैं BMI मशीन पे, उस समय 48 आती थी। आज मेरी एक्चुअल एज 43 है, और मेरी बायोलॉजिकल एज कैलकुलेशन में 35 आती है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज आज 17% आता है। जिस समय मैं 38 साल का था उस समय दिखता भी 45 साल का था, और आज मैं 42-43 साल का हूं, तो मुझे नहीं पता मैं कितने का दिखता हूं, पर मुझे ये पता है कि उससे बेहतर दिखता हूं। 28 इंच की कमर तक पहुंचा, 6 पैक एब्स बनाए, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, और ये मैंने अचीव किया। और जितनी भी बात मैंने आपको बिजनेस में बोली है ना यहाँ पर, वो कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। मैं खाली एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आया बोल के और चला गया, हवा की बातें बोल के चला गया। डॉक्टर विकास गुप्ता जी जानते हैं, केतु सर जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं। मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी है मेरी, पर ये पब्लिक स्पीकिंग मेरा प्रोफेशन के साथ पैशन है। और डॉक्टर विकास गुप्ता मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। तो बिजनेस को ना, जो भी बात मैंने आपसे बोली है, मैंने कोई थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं बोला, उसको प्रैक्टिकल लाइफ पे इंप्लीमेंट किया है। और मेरा एक शोरूम 70 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का बना हुआ है, और पूरे इंडिया में 50 से ज्यादा शोरूम्स हैं। आपके गुजरात में एक सूरत में मेरा शोरूम है। तो बिजनेस में चीजों को सुनना, सीखना, समझना, ये बात तो मैंने फन के लिए बोली थी सर, सबको, ताकि एक जॉयफुल महसूस हो, ताकि मैं भी दिखा पाऊं मैंने 6 पैक ऐप बनाया है, और आप भी अगली बार मिलेंगे मीटिंग में तो 6 पैक के साथ मिलेंगे। तो रियल लाइफ में ना बिजनेस सब करना चाहते हैं। अच्छा, एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो ग्रोथ नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करेगा, मुझे पता है। अच्छा, कौन ये चाहता है कि जिस लेवल पे मैं कर रहा हूं उससे भी नीचे चला जाऊं? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही आपकी इंडस्ट्री में कोई दूसरा प्लेयर आएगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपसे अपग्रेड होके आएगा, वो अपने आप डिग्रेड हो जाएंगे। तो तरीका क्या है? समय के अनुसार अपने आप को बदलो। और समय के अनुसार बदलने का मतलब है या तो खुद हर चीज को सीखो, समझो और इंप्लीमेंट करो, या जो ऑलरेडी कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला यही है। गुरु चाणक्य ने एक स्टेटमेंट कही थी कि यदि पूरा जीवन अनुभव करके सीखने पर लगाओगे ना, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। कम से कम 4-5 साल चाहिए मार्केटिंग समझने में, 2-3 साल चाहिए सेल्स समझने में, 2-3 साल चाहिए HR बनने में, 4-5 साल चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट समझने में, फाइनेंस को सीखने के लिए फाइनेंस का एक चैप्टर चाहिए। सब कुछ सीखोगे ना तो दुनिया का सबसे संभव काम है बिजनेस को चलाना। लेकिन दुनिया के सफल लोग बिजनेस के एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं और बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। और आप ही के क्षेत्र में, आप ही के स्थान पर आप देखिएगा बहुत सारे सेंटर्स जो हमारे साथ जुड़ गए हैं,
जिन्होंने फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट हो गए हैं, हमारे साथ एसोसिएशन कर लिया, वो नेक्स्ट लेवल पर आपको अगले कुछ ही महीनों में दिख जाएंगे। लास्ट मीटिंग में भी जो लोग आए थे उनको पता है कि कितनी तेजी से हम डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और मेरे अलावा इंडिया में जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम भी पतले होंगे, हम भी पतले होंगे। फर्स्ट टाइम मैंने अचीव किया और ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। तो यही बात हम बिजनेस पर करते हैं कि वी आर ऑफरिंग हियर पंचकर्मा सेंटर, इंस्टीट्यूट्स एंड एक्रेडिशन। फाइन। तो आप जैसे जो भी लोग इस बिजनेस इस प्रोफेशन के बारे में डीपली समझना चाहते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनका वेलकम है। मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट सर एक बार नंबर आप कौन बताएगा? वह वेबसाइट पे भी देखेंगे तो अग्निकर्म जो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। टेनिस एल्बो में अग्निकर्म को मल्टीपल पॉइंट्स अग्निकर्म के दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये वार्ड्स का केस है। वार्ड्स के केस में मल्टीपल वार्ड्स है। पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, लेखन करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉर्न के केस में, कॉर्न में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अग्निकर्म का। कॉर्न में भी पहले जो हार्ड टिश्यूज है उसको एक्सरसाइज किया जाता है, पूरा निकाल लिया जाएगा रूट तक। फिर जो उसका पर्टिकुलर रूट है उसको टच करेंगे हैंड से, जहाँ पे आपको टेंडर पॉइंट दिख रहा है वहीं पे अग्निकर्म की शलाक को हिट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सैनिटल टैग में अग्निकर्म को परफॉर्म करना चाहिए। सैनिटल टैग में एक्सरसाइज करने के बाद जो क्षार सूत्र वाले बोलेंगे कि हम तो क्षार सूत्र ही सर प्रैक्टिस करते हैं, बट आप अर्श की चिकित्सा में हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स को करने के बाद वीकेंड अगर पेन हो रहा है तो उसको जलोग भी लगाते हैं और अग्निकर्म भी परफॉर्म करते हैं। राजकीय सेवाओं में रहते हुए शल्य चिकित्सा शिविरों में बतौर विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में कई विश्व स्तरीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार में निरंतर अपना योगदान दे रही हैं। So ladies and gentlemen, please welcome शासूत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर O.P. शर्मा जी। तो है हार्सू सेफ फिस्चुला। इसके चिकित्सा के अंदर काफ़ी स्किल्ड सर्जन की आवश्यकता होती है। अब वो क्यों होती है? देखिए, पेशेंट को आपने लिथोट्रॉमी लीटर रखता है, 6 o'clock के ऊपर उसका इंटरनल ओपनिंग होता है, लेकिन बोथ साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड उसके अंदर ट्रैक होते हैं। आपके पास 90% ऐसे हार्सू सेफ फिस्चुला केस आएंगे जो पहले अपनी सर्जरी करा चुके हैं। आप जब प्रोबिंग करेंगे तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि आपका प्रोब टेढ़ा हो जाता है लेकिन अंदर प्रोब नहीं जाता ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ ट्रैक। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग पहले क्षारसूत्र वहाँ पातन या पूरण करते हैं ताकि वो ट्रैक थोड़ा सा ओपन हो जाए। उसके बाद हम क्षारसूत्र लाइगेशन करते हैं, लेकिन हमको सावधानी जो रखना होती है वो ये कि दोनों ही ट्रैक को एक साथ नहीं काटना है। मतलब दोनों साइड में क्षारसूत्र को एक साथ टाइट नहीं करना है। एक साइड को ढीला रखना है सिर्फ ड्रेनेज के लिए, एक साइड में हमको टाइट करना है कटिंग और हीलिंग के लिए। अब पूछिए कि ऐसा क्यों? यदि दो जगह आपकी स्फिंक्टर कट गई तो वही प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ फंक्शन। कंट्रोलिंग पेशेंट का डिफिकेशन पे खत्म हो जाएगा। और यह ड्रॉबैक सर्जरी का आधुनिक का यही है।